कुछ वक्त पहले मेरे दोस्त से डिस्कशन हो रही थी। उसने मुझसे पूछा कि आखिर CAA होता क्या है जो इतना ज्यादा न्यूज में चल रहा है। मैंने उससे एकदम जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी कि एक रजिस्टर बनाएंगे, पॉपुलेशन जोड़ेंगे, रेसिडेंट्स को डालेंगे, इलीगल इमिग्रेंट्स को हटा देंगे। अब मजे की बात यह है कि ये बताने के बाद मुझे CAA पर वीडियो बनाना था। मैंने ढेर सारा रिसर्च किया, वीडियोस देखे, और मैंने ये पाया कि वो इंसान जो इतना न्यूज़पेपर पढ़ता है, इतना ज़्यादा अपडेटेड रहता है, इतने वीडियोस देखता है, यानी कि मैं, उसे अगर NRC, NPR और CAA के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, देन आई रियली अंडरस्टैंड कि नॉर्मली लोगों में कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि आखिर इन तीनों चीज़ों, इन तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है। Therefore, to get rid of this confusion, today we'll be discussing about the difference between NPR, NRC and CAA. जैसे कि मैंने CAA के वीडियो में कहा था कि एंड ऑफ द वीडियो में आपके मन में, दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मेरी फिर से कोशिश यही है कि आपके मन में कोई भी डाउट, कंफ्यूजन ना रहे इन तीनों टर्म्स के बारे में। तो चलिए इन चीजों को समझते हैं हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इस स्लाइड को आराम से समझा सकेंगे। तो आज का मोटिव यही है कि आप इसे क्रैक कर सके। अब ये आप देख रहे हैं कि कुछ मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, कुछ अजीब सा मैंने यहाँ पे बनाया है, पर इसे समझने के लिए हमने जैसे बचपन में पढ़ा है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो मैंने भी आपके लिए पहला स्टेप बनाया है द NPR और द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये पहला स्टेप है टू अंडरस्टैंड द CAA। तो NPR का फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसलिए हमने पहले आइकन में पूरी पॉपुलेशन को इंक्लूड किया है। पॉपुलेशन की जब भी हम बात करेंगे तो हम सभी को इंक्लूड करेंगे, छोटे बड़े, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग एज के लोग। तो जो भी हमारे इंडिया में अभी इस वक्त है एज अ रेसिडेंट, वो आ जाएगा इसके अंडर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर। अब ये जो भी मैं बात कर रही हूं, हम किसी को भी तो नहीं इंक्लूड करेंगे, कुछ तो क्राइटेरिया होगा। वो क्राइटेरिया है फॉर एवरीवन हु इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब फॉर द पर्पस ऑफ NPR, रेसिडेंट का मतलब होता है वो इंसान जो 6 महीने या उससे ज्यादा किसी भी लोकल एरिया में रिसाइड कर रहा है, या फिर वो इंसान जो आने वाले 6 महीनों में वहां रहने का इंटेंशन रखता है या रखती है। तो दैट पर्सन विल बी काउंटेड एज अ रेसिडेंट। अब ये हो सकता है कि कोई फॉरेनर किसी लोकल एरिया में 6 महीने से ज्यादा रह रहे हैं, तो यस, अगर ये केस है तो वो भी हमारे पॉपुलेशन रजिस्टर में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि NPR किसी को भी जो लोकल रेसिडेंट है उसे इंक्लूड करेगा, जिसमें हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हो गए, हमारे फॉरेनर्स हो गए, सभी इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, सो टू सिंप्लीफाई इट इज अ रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब इसे हर लेवल पे प्रिपेयर किया जाएगा। हर लेवल मतलब विलेज, टाउन, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, हर एक लेवल पे इसे प्रिपेयर किया जाएगा, जिसकी प्रोविजनिंग की गई है सिटीजनशिप एक्ट 1955 एंड द सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2003। मतलब इन दोनों के अंडर ही इसे प्रोविजन किया गया है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि ये मैंडेटरी होगा फॉर एवरी यूजुअल रेसिडेंट। जब ये लागू होगा तब हर किसी को इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा, इंक्लूड होंगे हमारे फॉरेनर्स। अब यहां पॉइंट दिया है कि कोई भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं कलेक्ट किया जाएगा मतलब आपसे कोई ना कोई डेटा तो लिया ही जाएगा। अब वो डेटा क्या है वो जानने से पहले आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, दैट व्हेन वाज द NPR फर्स्ट प्रिपेयर्ड। अब देखिए, मैंने हर बार कहा है कि MCQs प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होता है। देयरफॉर आई मेक श्योर कि यहां मैं आपसे 1 ना 2 क्वेश्चन पूछूं ही, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएंगे। वैसे हम हमारे कोर्सेज में ढेर सारे और क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ एक टॉपिक के ही अराउंड में, वीकली बेसिस में, मंथली बेसिस में भी। तो अगर आप चाहें तो हमारे कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये प्रिपेयर किया था पहली बार 2010 में और इसे अपडेट किया गया था 2015 में, ताकि इन बायोमेट्रिक या डेमोग्राफिक डेटा के अलावा और भी कुछ चीजें ऐड की जाए। तो इनमें से कुछ 2015 में ऐड किए गए थे। और जो आपसे पूछा जाएगा वो हो सकता है आपका नाम, रिलेशनशिप, माता पिता का नाम, आपका सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ और ये सारा डेटा। तो ये सब जब कंपाइल होगा हमारे सारे यूजुअल रेसिडेंट्स का, तो वो बन जाएगा हमारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। आफ्टर इट इज डन, इसका यूज क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो ये सारी चीजें एक डेटा के रूप में कंपाइल होगी कि आखिर हमारे देश में रह कौन रहा है। जब वो डेटा बन जाएगा तो हम उससे बेहतर तरीके से पॉलिसीज बना पाएंगे। जब पॉलिसीज अच्छी बनेंगी तो हम बेटर तरीके से लोगों को टारगेट कर पाएंगे। आप ये समझ लीजिए कि डेटा सही होना बहुत जरूरी है कोई पॉलिसी बनाने के लिए, ताकि हम बेहतर तरीके से लोगों को टारगेट कर सके। तो दैट इज द प्रोसेस बेसिकली। और ये जो हमारा OIC यानी कि वन आइडेंटिफिकेशन कार्ड है,
जैसे कि आप ऐसे समझिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, हमारे पास ढेर सारे कार्ड हैं हमारी आइडेंटिटी के लिए, वो सब हट के सिर्फ एक कार्ड रह जाएगा और वो फैसिलिटेट किया जाएगा एनपीआर के द्वारा। तो ये मेजर यूसेज हैं एनपीआर के। That was step 1. We move on now to the next step, that is NRC. इसका फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। देखिए, पहला प्रोसेस जो है स्टेप 1 वो है पॉपुलेशन को पता लगाना, और फिर इस पॉपुलेशन से ये पता लगाना कि हमारे खुद के नागरिक, हमारे भारतीय सिटीजन्स कौन है। हमने देखा कि जब हमने पॉपुलेशन की बात की तो इसमें फॉरेनर्स भी इंक्लूडेड थे, इलीगल इमिग्रेंट्स भी इंक्लूडेड थे, ये सारा लॉट था इसमें, क्योंकि एक अम्ब्रेला टर्म है। बट उस पॉपुलेशन से हमें छटाई करनी पड़ेगी, हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाना पड़ेगा, तब जाके हमें हमारे सिटीजन्स यानी कि हमारे खुद के भारतीय नागरिक मिलेंगे। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है, ये कोई एक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसे एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स कहा जाता है। तो पॉपुलेशन का रजिस्टर अलग है, ये जो है सिटीजन्स के बारे में। इसका पर्पस यही है कि हम सेपरेट कर सके हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स को लेजिटिमेट रेजिडेंट्स के साथ, मतलब जो बिल्कुल राजी काजी बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के साथ रह रहे हैं, उन्हें अलग करना हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ। इसकी नोडल एजेंसी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है। अब ये पहली बार पब्लिश किया गया था सिर्फ एक बार 1951 में। इससे भी मैं सवाल बना सकती थी, बट चलिए मैं आपको फैक्ट ही बताती हूँ। ये सिर्फ एक बार अपडेट अभी तक जो है बनाया गया है फुल फ्लेजेड नेशनली, और इसे 1951 के बाद सिर्फ एक बार एक स्टेट में अपडेट किया गया है, वो है असम। असम में जब ये लागू हुआ था तब बहुत बड़ा केओस हुआ था, क्योंकि करीब 4 मिलियन वहां के जो रेसिडेंट्स हैं वो एक्सक्लूड हो गए थे उस प्रोसेस से। अब आसाम में ही इसे इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि 1971 में हमें याद है बांग्लादेश के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से ढेर सारे वहां से जो लोग हैं भारत देश में बस गए, और क्योंकि हमारी बॉर्डर्स पोरस है इसलिए असम में आके सेटल हो गए, जिस वजह से हमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ा, जिससे हम असम से जो हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें हटा सके, अलग कर सके, उन्हें वापस भेज सके, सो दैट हम हमारे जो पॉलिसीज है, हमारी जो बेनिफिशरीज हैं, उन्हें सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। अब अगर रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो असम में बहुत सारी चीजें जो है वो 1971 के डेटाबेस को लेकर की गई थी कि इसके पहले जो लोग यहाँ रहते आए हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके, और इसलिए इन्होंने ये लीनिएज की बात की थी कि 1971 के पहले जो लोग एग्जिस्ट करते हैं उनसे कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, किसी ना किसी का नाम होना चाहिए डॉक्यूमेंट में 1971 से, तब आपको एनआरसी में इंक्लूड किया जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा केओस भी हुआ था। पर इसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कभी कोई कॉलेज का फॉर्म भरते हैं, स्कूल का फॉर्म भरते हैं, एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, हमें यूजुअली अपना प्रूफ बताना पड़ता है कि हम यहाँ के सिटीजन हैं, हमारा जो एड्रेस है उसका प्रूफ देना पड़ता है। वैसे ही हमें जब पूछा जाएगा एनआरसी के बारे में तो हमें डरने की बात नहीं है, बहुत बड़ा लीनिएज का डॉक्यूमेंटेशन नहीं पूछा जाएगा। बेसिकली वही बेसिक डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे जो जिससे हमारी जो सिटीजनशिप है वो प्रूव हो सके कि हम यहाँ के नागरिक हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्थ सर्टिफिकेट, उसी से आप यहाँ के नागरिक कहला सकेंगे। तो ये है हमारी एनआरसी के बारे में। और जब ये बन जाएगा तो इससे हम इलीगल इमिग्रेंट्स को एक्चुअली कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ स्पेक्युलेशंस है, एक्चुअल ग्राउंड में कितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हमें नहीं पता है, वो कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर क्योंकि हमारे पास अच्छा डेटा फिर से आ गया तो उससे हम बेटर पॉलिसी मेजर्स कर पाएंगे, बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और जब बाहर के लोगों को, ऐसे इमिग्रेंट्स को पता चलेगा कि इंडिया में नागरिकता हासिल करना बहुत मुश्किल है या सेटल करना बहुत मुश्किल है, तो इससे हम उन्हें डेटर भी कर पाएंगे इन द फर्स्ट प्लेस मेंटली कि वो इंडिया में इलीगली ना आ सके, क्योंकि उससे उन्हें रुकावट महसूस हो सकती है भारत देश आने में। सो दीज आर द यूजेस ऑफ एनआरसी। नाउ टाइम फॉर द स्टेप 3। हमने देखा पॉपुलेशन के बारे में, सारे लोगों को इंक्लूड कर दिया, उस पॉपुलेशन में से हमने इलीगल इमिग्रेंट्स को हटा दिया, जिससे मिल गए हमें हमारे सिटीजन्स। अब अगर मैं इस सिटीजन्स के एक्सक्लूसिव बॉक्स में कुछ और लोगों को भी अगर इंक्लूड करना चाहूं जो कि स्पेसिफिक कंट्रीज से हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, और उन कंट्रीज में से भी सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, यानी कि वहां की माइनॉरिटीज है, ये परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, तो मैं सिर्फ इन लोगों को अपनी भारतीय नागरिकता जब देने की बात करती हूं, उसके लिए हमने सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट लाया 2019 में, तो ये कहलाएगा दी CAA 2019। तो अब तक हमने जो NPR NRC देखा है ये प्रोसेस था, पर इन तीनों में जो सिर्फ एक चीज एक्ट है वो है CAA।
ओके तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, एट द एंड आप इस स्लाइड को समझ पाएंगे। हम सीए का मतलब समझते हैं पॉपुलेशन में से इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाना और इन माइग्रेंट्स को जो स्पेसिफिक रिलीजियस माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं उन्हें इंक्लूड करना। यानी कि ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है सिटीजनशिप टू द माइनॉरिटीज बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसीज, जो 2014 के पहले 31 दिसंबर के पहले ऑन या बिफोर इंडिया एंटर कर चुके थे। ये बेसिकली एक प्रोसेस है इंक्लूजन का। हमने एनआरसी में देखा कि लोगों को एक्सक्लूड कर रहे थे, इलीगल इमिग्रेंट्स को हटा रहे थे, लेकिन इसमें हम लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं। यहां नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू आपको सिटीजनशिप मिलेगी और ये फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। पहले नेचुरलाइजेशन के अंदर आपको 11 साल भारत में बिताने पड़ेंगे, तब जाके आप भारत के नागरिक बनेंगे, पर अब सिर्फ 5 साल के अंदर ही आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो इसे इंप्लीमेंट किया गया है 2024 में, पर इसे पास कर दिया गया था 2019 में ही। ये भी सवाल बनता है। फिर आपको ये भी बता दूं कि ये पूरे भारत में इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये स्पेसिफिकली जो 6th शेड्यूल के हमारे एरियाज हैं, ऑटोनॉमस रीजन्स है नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि असम, मेघालय, अलग अलग रीजन्स है, वहां पर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। और ILP के सिस्टम जहां जहां फॉलो होते हैं वहां पर, यानी कि इनर लाइन परमिट वाला सिस्टम जहां पर है, वहां पर भी इसे लागू नहीं किया जाएगा। एंड यू शुड ऑल्सो नो कि आखिर एलिजिबल कौन लोग हैं। तो ये 2 एलिजिबिलिटी तो आपको समझ में आ गई, पाकिस्तान के लोग, इन रिलीजन्स को फॉलो करने वाले, पर ये लोग वो भी होने चाहिए जिन्हें 8th शेड्यूल में से कोई ना कोई एक भाषा बोलनी आती हो और इन्होंने उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है जो 3rd शेड्यूल ऑफ द सिविल कोड 1955 में मेंशन्ड है। एंड दे मस्ट हैव एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014। एंड ये अगर अपने आप को रजिस्टर करना चाहे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पोर्टल में ये रजिस्टर कर सकते हैं। वहां इनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे जिससे ये अपनी प्रेजेंस और अपनी सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। सो टू सम अप द होल वीडियो, NPR and NRC were a roadmap for us to reach the CAA। या तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं या फिर ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था जिससे अल्टीमेट रिजल्ट हमारा CAA का अमेंडमेंट एक्ट आना चाहिए, जिसका एक्चुअल प्रोडक्ट यही हो। तो हमने शुरू किया था विद द इमेज ऑफ पॉपुलेशन विच इंक्लूड्स एवरीवन, देन वी एक्सक्लूडेड द इलीगल इमिग्रेंट्स एंड एट द एंड वी एडेड फ्यू माइग्रेंट्स फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्रीज एंड स्पेसिफिक रिलीजन्स व्हिच गिव्स अस द CAA, that is the Citizenship Amendment Act of 2019, and I hope अब आपको ये स्लाइड समझ आ गई है। So that is it for today. I really hope that now you are done with all the confusions with the difference between NPR, NRC and CAA. I really hope that you understood. आप इस वीडियो को जरूर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनके मन में किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हो, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो make sure you hit the like button and subscribe to our channel if you haven't. Make sure to also check out the courses that we curate specifically for your upcoming competitive exam. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.